आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जब इस देश में लागू हुआ तो कुछ वादा किया गया था इस देश के मूल निवासी आदिवासी भाइयों बहनों से। वो वादा क्या था कि जहां आपकी आबादी होगी वहां आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। और उसी कानून को व्यवस्थित करके क्या बना दिया गया? पेशा कानून। जानते हैं ना आप आदिवासी लोगों, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे, हम तो पढ़कर बोल रहे हैं, आप उसे जीते हैं। तो जो पेशा कानून बनाया गया कि बिना आपकी मर्जी के कोई एक ईंट भी आपके इलाके में नहीं रख सकता, कोई एक पत्थर आपके इलाके से नहीं उठा सकता। यह वादा किया था आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने आपके हमारे पुरखों से कि भारत का संविधान रहेगा और वहां पर आपके इलाके में छूट दी गई है कि जब तक आपकी राय नहीं ली जाएगी आपकी जमीन कोई ले नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ के लोगों, क्या उस कानून बनाकर आपका जो परंपरा, रीति रिवाज, परिपाटी छीनी जाएगी तो क्या आप उसे छीनने देंगे? क्या इस तरह के समान नागरिक संहिता जो बनाई जाएगी इसको आप छीन लेने देंगे क्या? इसलिए मेरी गुजारिश है माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बार, सबसे पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का मतलब है कि दुनिया भर के हम कमेरा लोग, मेहनतकश लोग जो हाथ से श्रम करते हैं, हम सब इस देश का मूल निवासी और आदिवासी हैं, इसलिए हम सब एक हैं। पहला पैगाम कि जब भी मौका मिले हम एकजुट होकर एक मंच पर खड़े रहेंगे। वादा कर रहे हैं कि नहीं आप? अब देखिए ओबीसी समाज के लोग भी कर रहे हैं 48% है, मैं इसको भी कर रहा हूं, इसको भी कहो 50% है। कोई कहीं गलत बोल रहे हो तो आप कहीं गिनती करवा लो, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप गिनती करवा लो। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, इस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई बताइए, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं वैसे ही मैं भी बोल रहा हूं। बताओ भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, 15 लाख नौकरी आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ आपका अच्छा दिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बताओ 27% ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बताओ, आपका आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कौन वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? उसको रोका कौन हुआ है? वही जो नागपुर से आया है, राज्यपाल बना के बिठा दिया गया है। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं ना, अगर चुनी हुई सरकार आपका हक दे रही है, और यही झारखंड के लोगों ने भी कहा कि भाई आदिवासी जितने हैं उतनी आदिवासी को नौकरी में, शिक्षा में, जमीन में, बैंक में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में और हर जगह उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और अपने दोस्तों को पूरा देश बेचा जा रहा है। भारत आजाद हुआ 7.5% आदिवासी थे, 2011 की जनगणना कह रही है लगभग 9% होने वाले हैं। अगर कायदे से अब गिनती करा लो, जनगणना ही नहीं करा रहे, इस देश में बकरी की गिनती है, पेड़ पौधे की गिनती है, मगर इस देश में ओबीसी कितने हैं और अपर कास्ट कितने, इसकी गिनती नहीं हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री को डर लगता है कि एससी एसटी ओबीसी अब कह रहा है जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना हो गई तो भेद खुल जाएगा कि कहीं 3-4% लोगों ने इस देश के 75% और 80% नौकरी कब्जा तो नहीं कर लिया, शिक्षा कब्जा तो नहीं कर लिया। सही है कि नहीं? इसीलिए तो जनगणना नहीं करा रहे। लेकिन जब ये बात हो रही है तो हम भी तो एक बात कह रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ में हमें एक पर्चा दिया कि भाई 3 करोड़ आबादी में 1 करोड़ आदिवासी है। सही है, 1 करोड़ आदिवासी है, 32%, फिर भी उसका अधिकांश हिस्सा पूरे छत्तीसगढ़ में केवल संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली में हमारे पास बस्तर के कुछ लोग आए थे, उसमें एक बच्चा आया हुआ था। वो बच्चा जो जब 7-8 साल का था तो पुलिस प्रशासन के लोग जब उनके ऊपर हमला करने गए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बातें आप देख सकते हैं, वो मां के साथ था, उसकी मां को मार दिया गया,
उस बच्चे के ऊपर जो तेज चीज लगी उसकी चारों उंगलियां कट गई थी। वो बच्चा अब बड़ा हो गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय की चारदीवारी पर खड़ा चुपचाप इस मुल्क से एक सवाल पूछ रहा था कि मेरी मां, मेरे पिता मेरे गांव की जमीन बचाने के लिए खड़े थे, मेरे रिश्तेदार हमारे बस्तर को बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको गोलियों से भून दिया? पहले कहा नक्सली हैं और बाद में कहा मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। आज इस देश में क्या आदिवासी समाज इतना कमजोर है कि आपके लोगों को गोली मार दी जाए और बाद में कहा जाए कि साबित करो कि ये किसको गोली मारी हो? तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी है। क्या गलती का हर्जाना करके जिनको मार दिया उनको वापस लाया जा सकता है क्या? क्या इसी देश में बस्तर बकसवाह के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में और तमाम छत्तीसगढ़ में जहां की मिट्टी सोना पैदा करती है, छत्तीसगढ़ एक अमीर राज्य के गरीब निवासियों, हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं। आपके प्रदेश को लूटा जा रहा है और आप इस लूट को चुपचाप देखना चाहते हैं। आपके यहां खनिज संसाधन ऐसा है कि मिट्टी बह जाए तो उसको भी बेचकर कुछ लोग कमा लेंगे। अगर प्रधानमंत्री कुछ दिन और छत्तीसगढ़ घूम जाए तो दिल्ली जाकर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी ये जगह और बची है, इसको भी बेच दो। इसलिए सजग रहिएगा। फैक्ट्री बिक गई। और मैं जब गया था गढ़वा झारखंड तो वहां पता है एक बात पता चली, छत्तीसगढ़ के लोगों इसको भी याद करिएगा। कंपनी लगाई गई है वहां ताकि कोयला निकाल सके, खनिज निकाल सके। इस देश का नक्शा बनाइए, 3 नक्शे अलग अलग बनाइएगा। पहले नक्शे पर जहां जहां इस भारत के नक्शे में जंगल हो उसको चिन्हित कर दीजिए। दूसरे नक्शे पर इस भारत में जहां जहां खनिज संसाधन हो, रॉ मटेरियल हो, उसको चिन्हित कर दीजिए। और तीसरे नक्शे पर आदिवासी को बनाइए। तीनों नक्शे को जब एक पर लिखेंगे तो तीनों भारत एक नजर आएगा। जहां सबसे ज्यादा खनिज है वहीं सबसे ज्यादा जंगल है, और जहां जल जंगल जमीन है वहीं आदिवासी है। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा लूट हो रही है और हम चुपचाप उस लूट को देख रहे हैं। सरकार आपको जब आपके इलाके में कोई फैक्ट्री लगाती है तो उसके बॉन्ड पेपर पर साइन कराती है। और बॉन्ड पेपर पर बताएं क्या लिखा होता है कि अगर प्राइवेट की कंपनी लगेगी तो इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके भी छत्तीसगढ़ में कंपनियां लगी है ना? बताइए, जितना वादा किया था उसने नौकरी उतनी दी क्या? उसकी 10% नौकरी भी झारखंड में नहीं मिली है। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कितनी मिली है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि जहां हमारी कंपनी लगेगी, क्योंकि सरकार उनकी मदद करती है, तो जब वो वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ और यहां के इलाके में हम कंपनी लगा रहे हैं तो हम यहां से खनिज संसाधन लेंगे तो आपके बच्चों को शिक्षा मुफ्त देंगे, दवाई मुफ्त देंगे, पढ़ाई मुफ्त देंगे, कमाई मुफ्त देंगे। लेकिन कंपनी लगने के बाद उन्होंने कुछ दलाल पैदा कर लिए। कंपनी दलालों को पैसा दे देती है और वो आपके गांव में आकर कहता है सब चंगासी, और उधर जाकर पैसा ले लेता है। और वो कंपनी ना आपके बच्चों को शिक्षा, अब बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी चीज है क्या जो आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है क्या? क्या मुफ्त में रोजगार मिल रहा है क्या? मुफ्त में दवाई मिल रही है क्या? तो जो दवाई, रोजगार और शिक्षा नहीं मिला तो धोखा हो गया कि नहीं आपके साथ? आपके प्रदेश को लूटा गया और आपको मिला कुछ नहीं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपके इलाके में कानून बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ के लोगों, एक बात याद करो आप, जब तक इस देश में भारत का संविधान नहीं लागू था तो इंसान इंसान में बंटवारा था। कोई यहां पैदा हुआ, कोई वहां पैदा हुआ, और इसके बाद सब बटे हुए थे। तब इस देश में एक महानायक पैदा हुआ। उसने कहा कि अब तक कोई मुख से पैदा होता था, कोई भुजाओं से, कोई पैर से, कोई जंघे से। अब इंसान इंसान बराबर होंगे
और भारत का संविधान आज से लागू होगा, हर व्यक्ति बराबर होगा और सबको एक वोट का एक अधिकार दिया जाएगा, तब यह देश रहने लायक बना। और उस नायक का नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जब इस देश में लागू हुआ तो कुछ वादा किया गया था इस देश के मूल निवासी आदिवासी भाइयों बहनों से। वो वादा क्या था कि जहां आपकी आबादी होगी वहां आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। और उसी कानून को व्यवस्थित करके क्या बना दिया गया? पेशा कानून। जानते हैं ना आप आदिवासी लोगों, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे, हम तो पढ़कर बोल रहे हैं, आप उसे जीते हैं। तो जो पेशा कानून बनाया गया कि बिना आपकी मर्जी के कोई एक ईंट भी आपके इलाके में नहीं रख सकता, कोई एक पत्थर आपके इलाके से नहीं उठा सकता। यह वादा किया था आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने आपके हमारे पुरखों से कि भारत का संविधान रहेगा और वहां पर आपके इलाके में छूट दी गई है कि जब तक आपकी राय नहीं ली जाएगी आपकी जमीन कोई ले नहीं सकता। बताओ मणिपुर की आग क्यों लगाई गई? क्योंकि मणिपुर में जो जमीन आदिवासी समाज के बीच है वो तब तक कोई छीन नहीं सकता, खरीद नहीं सकता जब तक उसको उसकी लिस्ट में शामिल न कर दिया जाए। तो जिनके पास सब कुछ था उनको भी वहां लिस्ट में शामिल कर रहे और वहां उनका हक छीनने के लिए वहां पर आग लगवा दिया। और इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर बोल गए थे कि मणिपुर में ऐसा शासन नहीं होना चाहिए, हम आएंगे तो बताएंगे कि शासन कैसा किया जाता है। अरे इस देश के लोगों आंख खोलो, प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला था। जैसा शासन करने का उनका हुनर है वैसा शासन मणिपुर में वो कर रहे हैं। आग लगाने का हुनर देखकर अगर आपने उन्हें शासन सौंपा था तो आप क्यों अफसोस मना रहे हो लाशों का कारवां देखकर, जब आपने उसे चुना ही था आग लगाने के लिए। और मैं केवल एक बात की नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपके बच्चों की शिक्षा की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे, वो आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन है कि नहीं? और अचानक आकर रोज आपसे कहे हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मंदिर खतरे में है, धर्म खतरे में है, और जितना खतरे में ये सब बताते हैं उनका एक भी बच्चा आपका धर्म बचाने आपके बीच में नहीं आता है। उनका बच्चा बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करने जाता है। और बताओ छत्तीसगढ़ में कितने सरकारी स्कूल बचे हैं जिसमें आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? कहीं इमारत नहीं है तो कहीं मास्टर नहीं है, कहीं किताब नहीं है तो कहीं वहां पर बारिश में छत चूती है। शिक्षा छीन ली जाएगी तो आपके बच्चे क्या तर्क विवेक संपन्न होंगे क्या? आपके बच्चों से अगर शिक्षा छीन ली गई, कलम छीन लिया गया, तो कलम छीन लिए लोगों के हाथ में कुछ दंगाई लोग आएंगे और कहेंगे धर्म खतरे में है, चलो बचाने। आपका बच्चा जो अपनी जमीन खतरे में थी कभी बचाने नहीं गया, जो आपका जंगल खतरे में था कभी बचाने नहीं गया, जो आपकी शिक्षा खतरे में थी कभी बचाने नहीं गया, जो आपका रोजगार खतरे में था कभी बचाने नहीं गया। वो झूठा धर्म खतरे का नारा सुनकर धर्म बचाने चला गया और हमारा और आपका परिवार लुट गया। और जिसने दंगा करवाया वो चुनाव पे चुनाव जीतता गया। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों एक वादा करके जाओ, कभी भी किसी धार्मिक जुलूस में, दंगाई जुलूस में अपने बेटी बेटे को भेजने नहीं जाओगे और कभी भी धर्म की लड़ाई में आप शामिल नहीं होगे। अगर लड़ना है तो शिक्षा की लड़ाई लड़ो, कलम और किताब की लड़ाई लड़ो और अपनी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ो। क्योंकि अगर शिक्षा बचा लोगे तो आपका बेटा बेटी समझदार पैदा होगा, समझदार पैदा होगा तो सवाल करेगा और धोखे से सजग रहेगा। मैं एक किस्सा हर जगह सुनाता हूं, आप भी सुनो। हमारे यहां मैं इशारे में कुछ बात बोलूंगा कि कुछ लोगों को बुरा ना लोगे और आयोजक लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमारे यहां किस्सा है कि जैसे एक आदमी, उसके दादाजी गुजर गए तो पिताजी एक आदमी को बुलाकर लाए कि दादाजी की आत्मा मुक्त हुई कि नहीं। अब आप समझ गए ना वो किसको बुलाकर लाए होंगे?
ये आत्मा परमात्मा का धंधा किसका है आप जानते हैं ना? तो समझदार को इशारा, तो उनको बुलाकर लाए और उनसे पूछे कि दादाजी तो गुजर गए, अब उनकी आत्मा कहां है? तो वो आदमी बोला कि ऊपर आराम कर रही है। कहां? ऊपर। तो कहा कोई दिक्कत परेशानी? कहा नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उनके सोने के लिए चारपाई नहीं है। तो कहा वो चारपाई उनको मिलेगी कैसे, पहुंचेगी कैसे? तो उन्होंने कहा हम इस धरती पर है ना, देवता के अवतार हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक है, आप हमको दोगे तो हम आपके दादाजी की आत्मा तक पहुंचा देंगे। धोखा समझना छत्तीसगढ़ के लोगों। वो आदमी बोला, और पिताजी कम पढ़े लिखे थे, नहीं जानते थे, उन्होंने नई नई चारपाई खरीद करके उन सज्जन को दे दी और वो नई वाली चारपाई लेके चले गए और उस पर आराम से सोने लगे। समझ रहे ना? अब जब कुछ दिन बाद आए तो फिर पिताजी ने हाथ जोड़कर बोला, हे भूदेव, हमारे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो कहा कि बहुत ठीक है, वो जो तुम 13वीं मनाए थे, इसमें गाय दिए थे, इसका बढ़िया दूध पीते हैं दादाजी। नई वाली चारपाई जो दिए उस पर बढ़िया नींद आती है, लेकिन उनको थोड़ा मार्केट जाने में, जैसे धमतरी और मगल रोड से आगे बढ़ने में, सुबह शाम जाने में बड़ी परेशानी होती है, एक साइकिल खरीद के अगर दे देते तो उनको बड़ा आराम मिल जाता। आप समझिएगा, खेल समझिएगा भाइयों बहनों। और तुरंत पिताजी कम पढ़े लिखे ना समझ नई साइकिल खरीद के मान्यवर को दे दिया, मान्यवर साइकिल लेकर चले गए। तीसरी बार आए और सामने जैसे ही पिताजी हाथ जोड़कर बैठे, कहे हे देवता के रूप, हमारे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि हाँ, जो गाय दी थी उसका बढ़िया दूध पीते हैं, जो चारपाई दी थी उस पर बढ़िया नींद आती है, और जो साइकिल दिए थे उससे रोज सुबह शाम मगल रोड पूरा घूमने चले जाते हैं, तुरंत उनका पोता वहीं बैठा था जो शिक्षित जागरूक था, बीच में खड़ा होकर बोला, ना पिताजी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आदमी चौकन्ना, क्या झूठ बोल रहा? कहा कि जो जो आपने दादाजी को गाय भेजी, चारपाई भेजी, साइकिल भेजी, वो दादाजी तक पहुंची ही नहीं। वो नाराज होकर बोला, तुमको कैसे पता कि वो नहीं पहुंची? तो उसने कहा, देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखकर भेजा है कि बेटा तुम्हारा भेजा कोई सामान हमको नहीं मिला है, चिट्ठी लिख के भेजा। अब वो आदमी नाराज, धोती होती पकड़ करके गुस्से में खड़ा हुआ, कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? तो वो लड़का बोला, उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। धोखा पकड़ में आया कि नहीं? अगर आपका बेटा बेटी शिक्षित होगा तो कोई उसको धोखा देने आएगा तो तुरंत वो पकड़ लेगा, अरे ना भाई तू झूठ बोल रहा है। पता नहीं हमारे यहां तो होता है, आपके यहां होता है कि नहीं? जादू दिखाने वाले आते हैं, देखा है? अरे वो ऐसे मिट्टी उठाएंगे, मंत्र फूकेंगे और उसका पैसा बना देंगे। हमारे पिताजी ने एक बार देखा कि ये मिट्टी से पैसा बना दे रहा है और उसके बाद कह रहा है अगर जादू पसंद आया तो 10-10 रुपया दीजिए। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, रे मूर्ख, तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला जब आती है तो तू हमसे पैसा क्यों मांग रहा है? जा तू हर जगह मिट्टी का पैसा बना दे, कुछ अपने रख लेना, कुछ हमको भी दे देना। वो जादूगर झोला उठाकर भाग गया। एक और व्यक्ति है जो कहा है, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल देंगे। बताइए वो आदमी कौन है? पहचान गए कि नहीं वो आदमी कौन है? जिसने कहा था झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों उस झोले में उसने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी है, रोजगार भर लिया है, जमीन भर ली है, और हमें तो कोई पर्ची दे रहा है कि आप बाहर से आए हैं, बोल दीजिए, कुछ दिन आप चले जाएंगे। हम लोग क्या बोले? तो ये कह रहे हैं भाई देवभोग जिला जहां है वहां हीरा मिलता है, रेत माफिया है, हीरा माफिया है, खनिज माफिया है, और माफिया ही पूरा राज्य चला रहे हैं। अरे भाई हम माफिया के खिलाफ क्यों बोले? लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा। रे भाई आपके बच्चों की शिक्षा कोई छीन ले और आप बोलेंगे नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं तो शिक्षित हो गया, मैं तो जागरूक हो गया।
मैं अपने बेटा बेटी को पढ़ा लूंगा, लेकिन है मेरे गांव के लोगों, मेरे मासूम भोले भाले लोगों, आप जब तक समझोगे ना कि कोई मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर आपको लड़ाता चला गया और पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये आपके पैसा कानून जो छीन लिए गए, आपके राज्य में भी पैसा कानून लागू नहीं किया गया। लोग वादा करते गए कि हम पैसा कानून लागू करेंगे, और आपके जिले, आपके जवार में पैसा कानून लागू नहीं है। तो बताओ इसकी गलती किसकी? जो सरकार में है उसकी या आपकी? सच सच बोलो, सरकार में जो है उसकी गलती है या आपकी है? आपकी गलती है, हमारी गलती है। अगर आपके राज्य में बस्तर में नरसंहार हो रहा है, ताड़मेटला, एड मेसला, सिलगेर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बताओ उसके गुनहगार फर्जी इनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले या सरकार वाले हैं कि हम और आप हैं? एक इनकाउंटर अगर फर्जी हुआ होता और इस राज्य का SC ST OBC समाज एकजुट कर सड़कों पर उतर गया होता, किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा कोई फर्जी इनकाउंटर कर लेता। मगर आज भी इनकाउंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम और आप बटे हुए हैं। कोई आता है और हमको आपको लड़ा देता है, अरे भाई OBC समाज के लोगों, साहू जी अलग हैं, यादव जी अलग हैं, और फलाने जी अलग हैं, ढमकाने जी अलग हैं। आदिवासी समाज के लोगों, आप में से ये जाति अलग है, ये जाति अलग है। आप में बंटवारा हो रहा है कि नहीं? ये बंटवारा आपके बेटा बेटी कैसे समझेंगे अगर शिक्षा नहीं होगी तो? शिक्षा होना इसलिए जरूरी है। एक भोजपुरी, पता नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ आता हूं तो मेरी भाषा आपसे मिलती जुलती है, बड़ा रिश्ता है हमारा आपका। आपके यहां दर्द थोड़ा कम है, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएं जहां बुलडोजर चल रहा है। आप अगर आज आंदोलन करेंगे तो शाम को आपका घर गिरा दिया जाएगा। ये भारत के संविधान का बचाव है क्या? इसलिए आपको जागरूक करने और एकजुट करने की अपील ही तो करके जा सकता हूं मैं। भाई आप तो हमें सम्मान दे रहे, इतना प्रेम, इतना मोहब्बत। यह विश्व आदिवासी परिवार जो यहां पर छत्तीसगढ़ में धमतरी में है, इसने तो हमें इतना सम्मान दिया। ये जो आपने सम्मान, अभी हमारा युवा साथी पगड़ी बांधते हुए हमसे बात कह रहे थे कि ये जो पगड़ी बांधी जा रही है ना हमारे इलाके में, इसका मतलब होता है कि हम आपके कंधों पर, आपके माथे पर एक जिम्मेदारी बांध रहे हैं। ये जिम्मेदारी है। आपने ये जो माला पहनाया है, ये मेरे कंधे पर वजन है। मैं जानता हूं ये मेरे लिए सम्मान की जितनी बात है, उससे ज्यादा बड़ी बात जिम्मेदारी की है। और जिम्मेदारी ये कि मैं आज छत्तीसगढ़ से जब वापस दिल्ली लौटूं, मेरे पास जितनी क्षमता हो बोलने की, मेरे पास जितनी क्षमता हो लिखने की, मैं अपने आदिवासी समाज के भाइयों बहनों और परिवार वालों का दर्द अगर मैं बोल सका, लिख सका और ये आपकी जिम्मेदारी निभा सका, तभी आपका सम्मान मेरे ऊपर रहेगा, वरना ये कर्जा उधार रह जाएगा और मैं इसे चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए सम्मान और हिम्मत, हौसले को लेकर लौट रहा हूं। आज मुझे कहीं और निकलना है, हमें वहां जाना है, इसलिए अब अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं और एक गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों माताओं, विश्व आदिवासी दिवस पर हम एकजुट होते हैं। ये एक मौका होता है, ये मौका होता है आपस के दूरियों को मिटाने का। ये मौका होता है कि कोई हमला आपके ऊपर हो रहा है तो उससे सजग होने का। बताओ आप छत्तीसगढ़ के लोगों, मणिपुर की उन बहनों को आपने अपने ख्वाब में देखा कि नहीं देखा? आपको नींद आई क्या उस रात, जिस रात वो वीडियो आई थी? हमें तो नींद नहीं आई। पता नहीं इस देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आई, जो प्रधानमंत्री
3 महीने से ज्यादा हो गया और देश दुनिया के हर मुद्दे पर भाषण देता है, लेकिन आज मणिपुर पर चुप है। हम आज विश्व आदिवासी दिवस पर अपने छत्तीसगढ़ से उन प्रधानमंत्री को लानत भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आपका जमीर जिंदा हो तो एक लाइन खड़े होकर आज इस देश के लोगों से माफी मांग लीजिए कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, तब हम मानेंगे कि आप इंसान हैं। अगर आप ये नहीं करते तो हम माफ करिए, हम आपको नहीं मानेंगे कि आपके अंदर भी कोई दिल है। अगर आप नहीं माफी मांगते कि मध्य प्रदेश में कोई पेशाब कर दे, हम इस देश से माफी मांगते, क्योंकि सरकार आपकी है। आपको हमने चुन करके भेजा कि आप हमारे हक हुकूक की रक्षा करेंगे, और आप कौन सा कानून बना रहे भाई? जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, कौन सा कानून बन रहा है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? डर दिखाया जाएगा किसका? कि हम मुसलमानों को ठीक करने के लिए बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा हक किसका छीना जाएगा? आदिवासी समाज का। बताओ आदिवासी समाज के लोगों, क्या आपके पास शादी करने की अपनी परंपरा है कि नहीं? आपके यहां भोज देने की अपनी परंपरा है कि नहीं? आपके देवी देवता अपने अलग हैं कि नहीं? आपकी उपासना पद्धति अलग है कि नहीं? आपके यहां परिवार का ढांचा अलग है कि नहीं? अरे भाई, तो इन सारे लोगों को आप सबके साथ मिलाकर जो हक सदियों सदियों से मिला है, वो आप एक कानून बनाकर छीन लेना चाहते हो। और छत्तीसगढ़ के लोगों, क्या उस कानून बनाकर आपका जो परंपरा, रीति रिवाज, परिपाटी छीनी जाएगी तो क्या आप उसे छीनने देंगे? क्या इस तरह के समान नागरिक संहिता जो बनाई जाएगी, इसको आप छीन लेने देंगे क्या? इसलिए मेरी गुजारिश है माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बात, सबसे पहली बात, विश्व आदिवासी दिवस का मतलब है कि दुनिया भर के हम कमेरा लोग, मेहनतकश लोग जो हाथ से श्रम करते हैं, हम सब इस देश का मूल निवासी और आदिवासी हैं। इसलिए हम सब एक हैं। पहला पैगाम कि जब भी मौका मिले हम एकजुट होकर एक मंच पर खड़े रहेंगे। वादा कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, हम एकजुट हैं कि नहीं है? दूसरा वादा आपसे लेने आया हूं, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, घर में एक कमरा कम बनवाना, रिश्तेदारी में 1 रुपया कम खर्च करना, किसी धार्मिक जुलूस पर, किसी कर्मकांड पर पैसा मत खर्च करना, और जितना पैसा इससे बचाओ वो अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा देने और पढ़ाने पर खर्च करना। हाथ उठाकर बताओ, आप शिक्षा देने के लिए काम करेंगे कि नहीं? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि नहीं? आप अपना पेट काट कर उनको पढ़ाएंगे कि नहीं? ये मेरा दूसरा वादा आपसे है कि आप ये जरूर करिएगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तभी वो जागरूक होंगे, समझेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो अचानक कोई चोर आएगा और कहेगा कौवा कान लेकर भाग गया, और हम सब कौवा के पीछे चले गए, और कौवा भी भाग गया और कौवा का पुजारी भी भाग गया, उसका मालिक भी भाग गया। मैं एक कहानी और सुना रहा हूं, बस चल रहे हैं हेमंत जी, अब चला जाएगा आगे। हमारे यहां भैंस पाली जाती है, जानते हैं? आपके यहां भी पशु पक्षी पाले जाते हैं? भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में आते हैं। जब अंधेरा होता है तो चोरी करते हैं भैंस की। अब तो कम हो गया। भैंस के गले में घंटी बांधी जाती है, घंटी बजती रहती है, घर वाले आराम से घर में सोते रहते हैं। चोर आते हैं तो पहला काम क्या करते हैं पता है? एक चोर गले से घंटी निकालता है भैंस के और पूरब लेकर भागता है, और बाकी चोर भैंस लेकर पश्चिम भागते हैं। घर वालों की नींद खुलेगी तो किस तरफ दौड़ेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आएगी। सारे उधर से भागे जिधर घंटी लेकर चोर भाग रहा था, और भागते भागते चोर अंत में घंटी एक जगह फेंक कर चला गया। पूरा परिवार गांव दौड़ता रहा, अंत में क्या जाकर मिला उसे? और दूसरे रास्ते चोर भैंस चुराकर आपके बच्चों की शिक्षा की भैंस, रोजगार की भैंस, पेशा कानून की भैंस, अपनी परंपरा परिपाटी की भैंस, खनिज संसाधनों की, जल जंगल जमीन की, हक हुकूक हिस्सेदारी की कोई भैंस
चुरा कर भाग रहा है और आपसे कह रहा है कि देखो धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में है। हाथ उठाकर बताओ धमतरी के लोगों, किसी भी धार्मिक जुलूस में और दंगाई भीड़ में अपने बच्चों को शामिल नहीं होने दोगे? वादा करो आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। वादा है कि नहीं? अरे जिस समय इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़ाई होनी चाहिए, उस समय इस देश में देवालय की लड़ाई लड़ाई जाए। अरे भाई उस मंदिर का क्या करेंगे हम? मंदिर से दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक पुजारी और दूसरा, जोर से बोलिए भाई, मैं तो जागरूक लोगों के बीच में हूं, मैंने तो ये बात बोली भी नहीं। मैंने तो कहा कि मंदिर की कमाई दो लोगों के पास जाती है। हमारे समाजवादी आंदोलन का नारा था, मंदिर की वो लड़े लड़ाई, मंदिर की जो खाए कमाई। इसलिए जो कमाई खाए उसी को कहिए कि जाओ तुम मंदिर की लड़ाई लड़ो। हमको तो हक हुकूक मिला स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से, इसलिए हमको लड़ाई लड़नी होगी तो हम चलेंगे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ेंगे। और नारा क्या था आपके इलाके का भाई? जो जमीन सरकारी है वो जमीन, तो जो जमीन सरकारी है आप कहने से आपकी हो जाएगी क्या? लड़के लेना पड़ेगा। हम जोर से नारा लगा रहे हैं कि हम ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद आया किसने नारा लगाया था? याद आया? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश इतना झुक गया कि आपके मुल्क के मूल निवासी घरों की महिलाएं निवस्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी, 10 लाख का सूट भी इस नंगेपन को नहीं ढक पाएगा। ये पूरा मुल्क नंगा हो गया है, माफी मांगने की जरूरत है। इसलिए ये देश बेचा जा रहा है, कंपनी और निजी हाथों में शिक्षा, रोजगार और आपकी जमीन बेची जा रही है। इसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इसलिए आपके यहां फेक इनकाउंटर, फेक जो है पेशा कानून आपका लागू नहीं हो रहा। पुरखे लड़ गए भाई। बिरसा मुंडा के हाथ में उलगुलान की मशाल थी, उलगुलान का नारा दिया था, क्रांति का नारा दिया था कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं, इसलिए इस देश के जल जंगल जमीन पर हमारा हक है। और हम नारा ही लगाते रह गए और जो लूट लिए जमीन को उनको हम रोक नहीं पा रहे। तो बताइए, नारा लगाने से आपको जमीन आपकी मिलेगी? फिर कैसे मिलेगी? एकजुट होना होगा कि नहीं? एकजुट होकर के अपनी लड़ाई अपने से लड़नी होगी कि नहीं? कोई दूसरा आएगा क्या आपको बचाने? आप लोग पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं क्या? आप पुनर्जन्म नहीं मानते तो जो होगा हिसाब इसी जन्म में होगा ना। इसलिए टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। ये अपील और गुजारिश करके जा रहा हूं आपसे। लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अरे ये दुनिया मोहब्बत प्यार की दुनिया है भाई। हम मिलजुल कर रहते थे ना, आपके दुख में हम दुखी, हमारे दुख में आप दुखी, तब जाकर के मिलकर हम एक मोहब्बत प्यार वाला भारत बनाए थे ना। आज इस मोहब्बत प्यार में कहीं मणिपुर में आग तो कहीं मेवात में आग, कहीं उधर स्कूल में आग तो कहीं जो है आपकी नौकरी में आग, कहीं टमाटर 250 रुपया किलो तो कहीं की एलपीजी गैस 1200 रुपए की, कहीं आपकी रोटी महंगी तो कहीं आपकी पढ़ाई महंगी, और आप चुपचाप देख रहे हैं। अरे मेरे देश के लोगों, अरे मेरे समाज के लोगों, ये उत्सव मनाना तो बहुत जरूरी और अच्छी चीज है, मगर याद रखना, अगर 2024 में हिसाब नहीं किया ना तो पता नहीं अगली बार आप ये प्रोग्राम भी कर पाएंगे या नहीं। मैं एक चुनौती देकर आपके सामने जा रहा हूं। ये खतरा है कि भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा, और लोग कह रहे हैं कि धर्म का राज बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। हम कह रहे हैं राम को तुम ले लो, राज को हमें वापस ले दो। अबुआ देशम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज होना चाहिए। इसलिए वो नारा हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। साल भर बाद ये दिन आएगा ना भाइयों बहनों, साल भर क्या करोगे?
आओ यहां एकजुट हो जाओ, सर्व आदिवासी समाज के लोगों, हर दिन सजग हो जाओ, शिक्षा के लिए लड़ो, जमीन के लिए लड़ो, पेशा कानून के लिए लड़ो, समान नागरिक आचार संहिता का खिलाफ करना और मणिपुर के खिलाफ खड़े हो और इस देश में जो आग लगा रहे हो उसके खिलाफ खड़े हो, तब जाकर हमारे नारे में ताकत बचेगी। आने वाली पीढ़ी जब सवाल करेगी कि आग लग रही थी तब तुम क्या कर रहे थे, एक जंगल में आग लग गई, एक छोटी सी चिड़िया, सारे पक्षी भागने लगे, एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर करके जाए और आग पर डाले और फिर आए चोंच में पानी भर के आग पर डाले। जंगल के बाकी जानवर हंसने लगे, अरे चिड़िया इतनी बड़ी आग लगी है और इतनी बड़ी आग तेरी चोंच के एक बूंद पानी से बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने जो पैगाम दिया धमतरी छत्तीसगढ़ के लोगों, ये मेरा आखिरी वाक्य, आखिरी पैगाम है। हो सकता है कल को हमें जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है कि कल हमारे जैसे बोलने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है कि कोई गोली मार दे, हो सकता है कोई हमारी आवाज दबा दे, मगर एक बात याद रखना, ये जान जोखिम में डालकर केवल हम इसलिए बोल रहे क्योंकि हमारे पुरखे जान जोखिम में डाले तो हम खड़े हो पाए। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मैं जानती हूं कि आग बहुत बड़ी है और मेरे चोंच से नहीं बुझेगी, मगर जब इस देश में इस बात का हिसाब किया जाएगा कि जब मंदिर मस्जिद के नाम पर, मणिपुर मेवात के नाम पर, पेशा कानून न लागू करने के नाम पर, बस्तर में आदिवासियों को मार देने के नाम पर, हसदेव के जंगलों को लूट लेने के नाम पर, खनिज संसाधनों को खत्म कर देने के नाम पर, आपके पेशा कानून को न लागू होने के नाम पर, यूसीसी थोप देने के नाम पर पूरे देश में जो आग लगाई जा रही थी, जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।